Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are standing outside Dr. Anant Chaudhary's clinic. Here you can see this is the clinic. He is a doctor. He and his son together practices over here. His son Devendra Chaudhary also owns medical shops. Now the story over here is that Dr. Anant Chaudhary was infected by COVID-19 virus, and then the black fungus case. He was infected with black fungus also. So what has happened here is that despite being a doctor, despite owning medical stores, he was unable to get the vaccine. He was unable to get the injections which are essential for curing black fungus. Now this is Devendra over here. Devendra is here to share his ordeal, how in a span of some more than 1 month, more than the period of 1 month, how his father suffered despite he himself being a doctor. देवेंद्र बताइए आपके फादर कब इन्फेक्ट हुए थे और उसके बाद क्या हुआ? ये 8-9 अप्रैल के समथिंग सर्दी खांसी, नॉर्मल सर्दी खांसी हुआ था, घबराहट सी हुई थी और नींद आ रही थी उनको। फिर जो अपनी क्लिनिक पे जो आते डॉक्टर विजय वर्मा सर, उनको दिखाया था, उन्होंने सिटी स्कैन करवाया चेस्ट का, 10 to 15% इन्वॉल्वमेंट आया था उसमें। तो फिर उन्होंने घर पे ही नॉर्मल लेवल का जो दवाइयाँ थी उन्हें, और चूँकि वो शुगर 10 साल से शुगर की हिस्ट्री है फादर, ये लगा दीजिए 10 साल से शुगर की हिस्ट्री है फादर की। तो वो शुगर लेवल मेंटेन बढ़ता घटता रहा, और 4-5 दिनों में जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स थे वो लगाए, उनको रिलीफ हो गया। उनमें स्टेरॉइड वगैरह का ज़्यादा कुछ रोल नहीं रहा, उसमें डेक्सामेथासोन जो नॉर्मल स्टेरॉइड होता है केवल वही उनको दिया, और जो ब्लड पतला करने की जो एनाक्सापिरिन वगैरह इंजेक्शन है वो दिया उनको। अच्छा देवेंद्र, उनका घर पे इलाज हुआ था या हॉस्पिटल में थे? नहीं, हॉस्पिटल में उस समय ऐसी कंडीशन थी कि उज्जैन शहर के अंदर अगर आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वहाँ पे बुकिंग चल रही थी। किसी होटल के अंदर अब जैसे अब ठहरना हो अपने को, तो इस प्रकार की बुकिंग, आप 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आप पैसे जमा करा जाओ। तो इवन मैं पूरे उज्जैन शहर के आसपास के हॉस्पिटल भी सभी जगह घूमने मैंने आधा दिन लगा दिया। मुझे कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला, बस 10 दिन बाद आना, 10 दिन बाद आने का उन्होंने बोला। मतलब देवेंद्र, आपके फादर और आप खुद डॉक्टर होने के बावजूद आपको यहाँ पे बेड नहीं मिला, आपको कोई मदद नहीं मिली? फिर लास्ट में ऑप्शन बचा चरक भवन का। अब चरक भवन की हालत उस समय ऐसी थी कि आप चरक भवन को आप नरक भवन ही बोल सकते हो, क्योंकि चरक भवन जो गया वो वापस से रिटर्न नहीं आया। चरक भवन फादर अंदर गए और फादर को ऐसा लगा, 5 मिनट अनकॉन्शियस उनको फील हुआ ऐसा, और एकदम से उन्होंने बाहर आके बोला कि मुझे यहाँ पे एडमिट नहीं रहना, मुझे आप घर ले चलो, अगर आप अपने घर नहीं रख सकते हो तो मुझे छोड़ दो, बोले आप कहीं भी। तो फिर हम उनको घर लाए, और फिर घर पे अब क्या कर सकते थे, कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। तो फिर घर पे ही डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया और बोले सर जैसा होगा वैसा। तो वो 5 दिन। कितना टाइम आपने बेड ढूंढने में या हॉस्पिटल घूमने में गवाया? कम से कम मुझे लगे उसमें 6 से 7 घंटे लगे थे। उज्जैन शहर के सारे आसपास के हॉस्पिटल वगैरह सभी जगह घूमा, सभी जगह मैंने जाके बातचीत की, लेकिन कहीं भी बेड अवेलेबल नहीं हो पाया। अच्छा आइए। तो फिर उसके बाद में फिर जो मरमट सर का जो मेडिकेशन था जो उन्होंने लिख के दिया वो घर पे फॉलो करवाया, और रेमडेसिविर की भी उसमें आवश्यकता पड़ी थी, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, तो सर ने मना कर दिया था और मिल भी नहीं पाया था। तो क्योंकि उस समय भी उसकी कालाबाजारी जोरों पे थी रेमडेसिविर की। तो मतलब उनको रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, लेकिन उस टाइम आपको रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं था? नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ? फिर वो मेरोपेनम का डोज जो नॉर्मल जो एंटीबायोटिक जो कोविड में जो यूज़ हो रहे थे वो उन्होंने लगाए, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और बिल्कुल ठीक हो गए नॉर्मल। लकीली उनको रेमडेसिविर ना मिलने के बाद भी वो रिकवर कर गए। अच्छा, आपका खुद का मेडिकल है, उसके बावजूद आपको रेमडेसिविर नहीं मिला? नहीं, रेमडेसिविर उन्होंने गवर्नमेंट सप्लाई में डाल दिया था, चूँकि उसकी कालाबाजारी उस समय बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर वो गवर्नमेंट सप्लाई में डालने का मतलब उसकी और डबल कालाबाजारी करवाना, तो उसमें मरीज को उसकी डबल से कालाबाजारी करवाना, तो वो रेमडेसिविर उस समय अवेलेबल नहीं हो पाया था। उसमें विषय में ज़्यादा बोल नहीं सकते, पर वो उस समय रेमडेसिविर नहीं मिल पाया था। तो बगैर रेमडेसिविर के भी वो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, 5-7 दिन में रिकवर हो गए। और फिर वो शुगर हिस्ट्री थी उनकी, शुगर बढ़ा हुआ आया था उनका, तो शुगर की वजह से शुगर उनका मेंटेन नहीं हो पा रहा था।
तो वो शुगर के अपना इंसुलिन वगैरह लगते रहे उनको और गोलियां चलती रही। हाँ। मुझे बताइए, आप बता रहे थे कि उनकी रिकवरी के बाद जो 1 महीना 1.5 महीना उन्होंने झेला, दैट वाज टू मच एक्चुअली, तभी उनको बहुत, रिकवरी के बाद उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैं आपसे कहना चाहूँगा, कोविड तो ठीक ही निकल चुका है, लेकिन उसके बाद में जो तकलीफ़ थी वो बिल्कुल असहनीय थी। मालिक से मैं दुआ करता हूँ कि किसी दुश्मन को भी ये तकलीफ़ ना दे, इतनी असहनीय थी। खाना खाने में दिक्कत, रात भर बेचैनी, नींद नहीं आना, दाढ़ में तकलीफ़ होना, आँख में से आंसू आना, ये सारी चीज़ों का सामना उनको करना पड़ा। कब आपको पता चला उनको ब्लैक फंगस हुआ है? ये हम जैसे उसके बाद में डोजिंग कंप्लीट होने के बाद जब उनको दाढ़ में तकलीफ़ होने लगी, सर में दर्द होने की तकलीफ़ होने लगी, गालों पे स्वेलिंग आना, खाना ठीक से नहीं खा पाना, दाढ़ में बहुत ज़्यादा पेन होना, तो वो एक्चुअल में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस को उस टाइम पे, आज से 1.5 महीने पहले डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए थे कि ब्लैक फंगस है क्या, ये म्यूकरमाइकोसिस तकलीफ है क्या। वो मतलब इसका प्रॉपर डोजिंग ही नहीं समझ पाया कि इसको किस हिसाब से अपने को ट्रीट करना चाहिए, किस हिसाब से अपने को डोजेस देना चाहिए। तो ENT सर्जन को दिखाया उन्होंने, डॉक्टर TS चौधरी जो कि उज्जैन में ही है, उन्होंने CT PNS करवाया, कुछ इन्वॉल्वमेंट फंगल साइनोसाइटिस की तकलीफ उसके अंदर बताई रिपोर्ट के अंदर। उस डॉक्टर को दिखाया, TS चौधरी जी को, उन्होंने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। तो हमने बोला जी आप बिल्कुल तुरंत ऑपरेट कर दीजिए। उन्होंने ऑपरेट किया, जो भी था यहाँ से अपना एंडोस्कोपी के माध्यम से पूरा बाहर किया और 5 दिन उन्होंने अपने यहाँ पे एडमिट रखा। तो मतलब उनकी दाढ़ निकाल दी गई? नहीं, दाढ़ नहीं निकाली गई, एंडोस्कोपी की गई। एंडोस्कोपी यहाँ की एंडोस्कोपी की गई, मेरे पास फ़ोटोज़ भी अवेलेबल है, बताऊँगा मैं आपको। एंडोस्कोपी की गई, यहाँ से कुछ हल्का टाइप का ब्लैक फंगस टाइप का भी निकाला गया, क्योंकि उस बारे में मैं भी अनभिज्ञ था, मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था कि किस लेवल तक अपने को आगे जाना पड़ सकता है। मतलब वो ENT सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट है, इसलिए अपन उनके ऊपर ट्रस्ट था कि वो जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो उनको डोजिंग चलता रहा, डेली एक इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन 50 mg का लगा दिया, पोसाकोनाजोल टेबलेट दे दी, जो कि 5-13 हज़ार रुपये का एक पत्ता, 10 गोली का 12 गोली का पत्ता आ रहा था। एंटीबायोटिक्स टेबलेट, स्वेलिंग के लिए ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने दी। बताइए, आपने बोला उस 1.5 महीने में आपके फादर की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्योंकि उनको इंजेक्शंस नहीं मिल रहे थे, ब्लैक फंगस के नहीं मिल रहे थे। वो क्या हुआ था? बिल्कुल इंजेक्शन ब्लैक फंगस का डोजिंग एक्चुअल हिसाब से देखा जाए तो पर 10 किलो के वेट के हिसाब से पेशेंट को उसके हिसाब से देना चाहिए। मेरे फादर को कम से कम 250 mg का डोज डेली लगना था, लेकिन वो 50 mg तक सीमित रह गया। भरसक प्रयास किए, पूरा प्रयास करने के बाद में भी वो इंजेक्शन आज मिलता तो 3 दिन तक नहीं मिलता, उसके बाद 4 दिन तक नहीं मिलता। भारी मशक्क़त करना पड़ती, लोगों के हाथ पाँव जोड़ना पड़ते, वहाँ के लोगों के हाथ पाँव जोड़ना पड़ते। क्या क्या स्ट्रगल आपने किया इंजेक्शंस के लिए, मुझे बताइए। इंजेक्शंस के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, वो बोलते कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा, एडमिट भी रहते, सारी चीज़ें होती, पर वो इंजेक्शन कभी इमल्शन फॉर्म में आ रहा है, कभी लिपिड फॉर्म में आ रहा है, कभी लाइपोसोमल में आ रहा है। तो उसका प्रॉपर डोजिंग तो बन नहीं पा रहा था। अब जैसे इमल्शन फॉर्म में, जैसे अभी आपने देखा होगा सिविल हॉस्पिटल में जो अभी विगत 3 दिन पहले भी जो घटना हुई है, उसके पहले भी जो घटना हो चुकी है, एक इमल्शन फॉर्म को लेके हुई है, एक लिपिड फॉर्म को लेके हुई है। उसके अंदर क्या होता है कि जैसे फीवर, पेशेंट को लगने के बाद में फीवर आना, बेचैनी आना, घबराहट होना, उसका प्रॉपर डोजिंग ये होता है कि उसको पहले NS 100 ml में डाल के पैरासिटामोल एम्पुल इंजेक्शन डाल के और एविल इंजेक्शन डाल के उसको पहले NS 100 ml में दिया जाता है, उसके बाद में फिर एम्फोटेरेसिन का डोज लगाया जाता है। पर ये सारी चीज़ें ज्ञान की अनभिज्ञता होने के कारण सिविल हॉस्पिटल के अंदर ही पेशेंटों को इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल के पास इंजेक्शंस थे, हॉस्पिटल में इंजेक्शन अवेलेबल, गवर्नमेंट सप्लाई में डाल दिए थे। उसके बाद में सारी चीज़ें SDM साहब और कलेक्टर साहब के माध्यम से सभी हॉस्पिटल में पहुंचती थी। तो फिर उनको इतनी क्यों परेशानी आ रही थी इंजेक्शंस के लिए? जी मैडम, मैं ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने प्रयास किया, मैंने अपने मेडिकल स्टोर वगैरह का भी बताया, पर वो हवाला देते कि अब ये गवर्नमेंट सप्लाई में आ चुका है, आपको इसके अंदर पेशेंट की सारी हिस्ट्री वगैरह देनी पड़ेगी, डॉक्टर वगैरह का देना पड़ेगा, और जिस हॉस्पिटल में एडमिट है उस हॉस्पिटल के माध्यम से आपको इंजेक्शन मिलेंगे। आप पर्सनली एक्वायर नहीं कर सकते थे? पर्सनली एक्वायर नहीं कर सकते थे। अच्छा। मतलब सीधी लूट ये मान के चलो कि मैं आपको इस ब्लैक फंगस के अंदर पूर्ण रूप से सरकार को दोषी मानता हूँ, शिवराज सरकार को दोषी मानता हूँ। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरा देश भेज दिया है, और ये उनके कार्यकाल के अंदर जो 2-3 साल के अंदर जो महामारियाँ चली है, ये भी सब एक इनके माध्यम से सारी चीज़ें हो रही हैं। वो अगर चाहते हैं तो क्या रेमडेसिविर हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करा देते, एम्फोटेरेसिन भी हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल करा देते? क्या आपको तकलीफ़ होती,
भैया को तकलीफ़ होती, मुझे तकलीफ़ होती, क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं खरीदता क्या? मैं क्यों सरकारी अधिकारियों के चक्कर काटता? मैं क्यों नेताओं के पीछे पीछे भटकता? मैं कहीं से भी मेरा कुछ भी करके मेरी जान बचाने के लिए मैं इंजेक्शन लाता। लेकिन गवर्नमेंट की गलत नीति के चक्कर में इतने मरीजों की जान को इन्होंने जोखिम में डाला है, कई लोगों की मौतें हुई हैं। उसके जिम्मेदार केवल शिवराज सरकार है। आपको अगर ये लगता है कि चाहते अगर तो आपके प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर दवाइयाँ खुले रूप से छूट दे देते आप मेडिकलों पे, आप डॉक्टर का पर्चा लेके जाओ, आप इंजेक्शन खरीदो और आप लगवाओ। क्या लोग ये लोग ये नहीं कर सकते थे क्या? जान बचाने के लिए मरीज कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसको अंडर कवर ले लिया कि आपको गवर्नमेंट के माध्यम से मिलेगा, आपको उसके माध्यम से मिलेगा। तो मरीज जाए तो जाए कहाँ? मुझे बताइए, अगर आपके उसमें भी अपने चहेतों का एक विशेष रूप से ये रहता है कि आप मेरे मिलने वाले हैं, आप मेरे बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय हैं, आपसे मेरे बहुत ही ज़्यादा संबंध है। प्रायोरिटी दी जाती है उनके खुद के उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, और जो सामान्य लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों को दिक्कत आती है। आपको लगता है कि आपके फादर को अगर इंजेक्शंस टाइम पे मिलते तो आज उनकी ये हालत ना होती? हाँ, ये मुझे लगता है, मुझे महसूस होता है अब कि उस समय पापा को जो सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद में अगर प्रॉपर डोज मिलता उस बीमारी का, तो हो सकता है कि वो तकलीफ़ उनको जड़ से ख़त्म हो जाती। लेकिन उनको सिंगल डोज अपने को 250 mg डेली लगना है या 50 mg लगा रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि जो व्यक्ति 5 गोली से मरता है, उस गोली को आप 1 गोली से मारोगे तो मर जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अभी आपके पापा की हालत क्या है? जो अभी ऑपरेशन हुआ उनका, तो किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ और क्या क्या मतलब? फिर उसके बाद में फिर TS चौधरी जी ने वापस CT स्कैन और MRI करवाया पूरा उसका। उसके बाद में उसके अंदर तकलीफ आई। फिर उन्होंने 17 तारीख को एंडोस्कोपी का लिख के दिया कि 17 तारीख को आना। मैंने सर से निवेदन किया, मैंने कि सर 17 तारीख, आज 3-4 तारीख है, आप 17 तारीख का बोल रहे हैं। उस बीच में पेशेंट को इन्फेक्शन बढ़ता है, आँखों में जाता है, दिमाग में जाता है, उसका जिम्मेदार कौन है? तो वहाँ के लोग जो वर्कर्स है वो बोलते हैं कि हमारे पास नंबर वगैरह नहीं है, अभी तो इतने पेशेंट है, ये वो है। तो फिर उसके बाद में हमने सरकारी अस्पताल सिविल हॉस्पिटल में बताया, वहाँ भी हमने 2 दिन एडमिट किया। वहाँ भी अंशु वर्मा मैडम के अंडर में वहाँ भी सारी जांचें हुई, जांचें भी सारी गलत आई। फिर प्राइवेट जांचें करवा के उनको इंजेक्शन, 1 दिन का इनको इंजेक्शन डोज लगवाया गया। वहाँ भी दूसरे तीसरे दिन से इंजेक्शन की समस्या आने लग गई। आज आपका डोज नहीं आया है, कल आपका डोज नहीं आया है। तो ऐसे में तो हमारे मरीज को ज़्यादा बड़ी परेशानी खड़ी होगी। तो अंशु वर्मा मैडम ने दूसरे तीसरे दिन उनको डिस्चार्ज कर दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते, आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। अब मरता क्या नहीं करता, हम लोगों ने प्राइवेट मार्केट से कर्ज लेके, लोगों से पैसा लेके तेजनगर हॉस्पिटल में डॉक्टर राहुल तेजनकर, डॉक्टर मनु शर्मा ओरल डेंटल सर्जन है, और डॉक्टर राहुल तेजनकर ENT सर्जन है, सुपर स्पेशलिस्ट, उनको दिखाया। और अगले दिन उन्होंने ऑपरेट करने की सलाह दी थी। ऑपरेट किया उन्होंने अपना, एक तो ओरल डेंटल सर्जन, ENT। मुझे बताइए ऑपरेट किस चीज़ का किया? और उस पे आ रहा हूँ मैं। उसके अंदर 3 डॉक्टर्स, जैसे ये जो म्यूकोरमाइकोसिस तकलीफ होती है, हाँ। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस तकलीफ हुआ या आपको इसमें ENT सर्जन की आवश्यकता पड़ेगी, आई स्पेशलिस्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, ENT सर्जन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ओरल डेंटल सर्जन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, प्लस इसमें न्यूरो सर्जन की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कवर करता है। अगर आँखों में गया तो आपकी आँखों को ख़राब करेगा, आँखों के माध्यम से आपके दिमाग में गया है तो आपका जीवन ही ख़राब कर देगा। मतलब उसके अलावा आपको मर के जीने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। आपके पापा के बारे में बताइए। मैं पापा के बारे में बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। तो जो मनु शर्मा ओरल डेंटल सर्जन को जो बताया, तो उन्होंने सारा जांचें वगैरह चेक की। उन्होंने बताया कि ऑपरेट करना पड़ेगा, ये सारा चीज़ें जो हिस्सा है ये पूरा ख़राब हो चुका है। तो उन्होंने ऑपरेट किया, सर्जरी की, और वो सारी चीज़ें बाहर कर दी। उनका जॉ निकाल लिया गया? हाँ, जबड़ा निकालना पड़ा। हाँ, वो उस 1.5 महीने के समय के अंदर जो ख़राब हुआ था, चूँकि उस समय से अगर डोजिंग प्रॉपर हो जाता तो आज ये समस्या अपने को नहीं आती है। वो जबड़ा अब आपके पापा की तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है। उनको सभी डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आके देख रहे हैं। एम्फोटेरेसिन। कितना टाइम हुआ आपके पापा को बीमार हुए, फिर ऑपरेशन और अभी रिकवरी? ये ब्लैक फंगस या पूरा लगभग 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून, 2.5 महीने के लगभग। और इन 2.5 महीनों में वो 2 महीना ब्लैक फंगस से जूझते रहे? बिल्कुल जूझते रहे। और 1.5 महीना बिना ट्रीटमेंट के? बिल्कुल। ट्रीटमेंट तो मिला, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। This was Devendra. He has one question कि he is a doctor, his father is a doctor. अब डॉक्टर्स को भी
बेड के लिए दिन भर घूमना पड़ता है, फिर भी उनको बेड मिलते नहीं है, और अगर बेड मिलता है तो उनका सही से इलाज नहीं हो पाता। देवेंद्र सेज कि अगर उसके पापा को वक्त पे दवाइयाँ मिल गई होती, वक्त पे इंजेक्शंस अवेलेबल किए गए होते, तो शायद आज उनके पापा का जो हालत है वो नहीं होता और चीज़ें बेहतर होती। तो दिस इज़ नॉट जस्ट देवेंद्र, देयर आर मेनी अदर पीपल who even post recovery from COVID, they are suffering with black fungus and many other issues related to COVID, but इनकी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.